नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में तो साहब ये धर्म युद्ध छिड़ गया है और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये आने वाले बस 5 मिनट में आपको पता चलेगा। एक सज्जन हैं वहाँ, सज्जाद नोमानी। उनकी पिछले 4 दिन में, 5 दिन में 4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं। कई इंटरव्यू आ चुके हैं, उनके कुछ वीडियो भी वायरल हो चुके हैं या कराए गए हैं और उसमें जो कुछ वो कह रहे हैं, उसका लब्बो-लुआब ये है कि साहब सारे मुसलमान एकजुट हो जाओ, भारतीय जनता पार्टी को हराओ और जो बीजेपी को हराने के योग्य कैंडिडेट हो, कांग्रेस का, एनसीपी का और उद्धव सेना का, उसको आप एकजुट मत करो। इसी को कहते हैं वोट जिहाद। वो एक बात और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो महाराष्ट्र सरकार के लिए नहीं है। यानी महाराष्ट्र सरकार तो आ ही जाएगी। उनको ये गलतफहमी है कि जब हम एकजुट वोट करेंगे, एकनिष्ठ वोट करेंगे, तो यहाँ तो सरकार अपनी बनी जानी है। उनके निशाने पर एक्चुअल में मोदी सरकार है। और उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें तो केंद्र सरकार के नापाक इरादों को ध्वस्त करना है, खत्म करना है, इस सरकार को चलता करना है। मोदी सरकार को वो चलता करना चाहते हैं। और क्यों चलता करना चाहते हैं? क्योंकि इसी शीतकालीन सत्र में वक्फ संशोधन बिल आना भी है, पास भी होना है। और जो इनकी दुकानदारियां चल रही हैं पूरे देश में, 3 ही इदारे ऐसे हैं जिनके पास सर्वाधिक ज़मीन है। एक भारतीय सेना है, एक रेलवे है और तीसरा वक्फ बोर्ड है। और इस वक्फ में भी जो अशराफ हैं, जो धनी-मानी हैं, अमीर हैं, उनके कब्जे हैं ज़मीनों पर। और सरकार क्या कर रही है? सरकार केवल इतना ही कर रही है कि भई पारदर्शिता हो, रिकॉर्ड पर हो, सारी चीज़ें कंप्यूटराइज़ हों और जो आपके कब्जे में ज़मीनें हैं, उनके दस्तावेज़ भी हों। वो सही तरीके से आपके पास हैं या गलत तरीकों से आपने कब्ज़ाई हुई ज़मीन है, बस इसका हिसाब-किताब ही करने की व्यवस्था कर रही है। लेकिन ऐसी आग लगी हुई है वक्फ संशोधन बिल से कि अब ये वोट जिहाद की बात करने लगे हैं और सार्वजनिक तौर पर करने लगे हैं। अभी तक सार्वजनिक तौर पर नहीं हुई थी। केवल उत्तर प्रदेश में वो सलमान खुर्शीद की कोई रिश्तेदार थी, उसने वोट जिहाद की बात की थी। इसके अलावा सार्वजनिक तौर पर ऐसी बातें नहीं हुई थी, लेकिन महाराष्ट्र में हो रही हैं। तो हम इस मुद्दे पर भी आएँगे। मेरे साथ आपके चिर परिचित बाबा रामदास जुड़ रहे हैं। पिछले 15 दिन से 16 दिन से महाराष्ट्र में थे, कल रात ही वापस लौटे हैं। उनसे जानेंगे कि ज़मीन पर उनकी जो बातचीत हुई है और जो वहाँ की आबो-हवा है, जो योगी और मोदी के भाषण हैं, थ्रस्ट है उनका, जो संदेश वो दे रहे हैं और निसंदेह अमित शाह भी और देवेंद्र फडणवीस से लेकर के दूसरी लीडरशिप भी। तो उनका क्या असर है और काउंटर में ये लोग क्या कर रहे हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सीधे जुड़ लेते हैं बाबा रामदास के साथ और चर्चा को फिर आगे बढ़ाते हैं। बाबा बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय ओमकार भाई, श्री राम। प्रणाम। बहुत अभिनंदन है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा, वो नौमानी पर हम आते हैं अभी। जो आपका 15 दिन का, 16 दिन का ये ट्रिप रहा है महाराष्ट्र का, आप कहाँ-कहाँ गए हैं? किन लोगों से आपकी बातचीत हुई है? कुल मिलाकर के आपका अनुभव क्या है और आकलन क्या है?
तो सीधे मैं आकलन पे आ जाता हूं। जी हाँ। देखिए, मेरा आकलन ये है, जमीनी पूरी हवा और पूरे माहौल देखने के बाद, कि बीजेपी और उनकी महायुति एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रहे हैं, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। बशर्ते कि अगले 4 दिनों में कोई बहुत ज्यादा कोई ड्रामेटिक डेवलपमेंट हो जाए, कोई बड़ी बात हो जाए, वो अलग बात है। पर अभी तक का जो माहौल था, समझ में आ रहा है कि बीजेपी के साथ एकनाथ भाऊ शिंदे और अजित पवार जी, वो एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। और एमवीए का सर जो मेन जो प्रभाव क्षेत्र है, वो कुछ हद तक विदर्भ, मराठवाड़ा और मुस्लिम बहुल इलाके मुंबई एवं अन्य जहां पर भी मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां पे उनको सीटें मिलने जा रही हैं। इसमें भी कोई शंका वाली बात नहीं है। विदर्भ में और मराठवाड़ा में अच्छी लड़ाई है। ऐसा भी नहीं है कि उनको वॉकओवर मिल गया है विदर्भ मराठवाड़ा में, ऐसा कुछ नहीं है सर। और आप ये समझ लीजिए कि सतारा, सांगली और कोल्हापुर इलाके में भी शरद पवार जी का अच्छा प्रभाव है, तो वहां पर भी उनको कुछ सीटें मिलेंगी। पर बाकी जो बच जाता है एरिया, वो सारा का सारा वहां पे बीजेपी और एकनाथ शिंदे भाव की सेना, पूरा कोंकण वाला पूरा बेल्ट आप लगा के, ये नासिक पुणे वाला पूरा इधर धुलिया से जब आप महाराष्ट्र में घुसते हैं और पूरा मुंबई तक, ये पूरा का पूरा बेल्ट, यहाँ पे भाजपा का अच्छा खासा प्रभाव है। तो कुल मिला के सर 160 के आसपास सीटें अंदाजा है मेरा कि महायुति को मिल सकती हैं, ±10। और उसी तरह सर महाविकास अघाड़ी को लगभग 100 से 110 सीटें मिलने का मेरा अनुमान है। और तकरीबन इसी हेरफेर में सीटें आएंगी। और कहीं पर भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि लहर टाइप की कोई चीज पॉकेट्स में तो है। जैसे पुणे शहर, वहां तो बीजेपी की लहर दिखाई दे रही थी, स्पेशली पिंपरी चिंचवड़ एरिया में हम लोग थे, तो वहां पे पुणे शहर में लगता था कि वो वाकई हिंदुत्व का गढ़ है। बाकी लहर विहीन सा चुनाव मुझे लगा, और वोटर बहुत ज्यादा कोई मुखर नहीं था। हाँ, मुस्लिम मुखर हमेशा रहते हैं, वो थे। मुद्दे जो योगी जी का जो मुद्दा है, और योगी जी की पॉपुलैरिटी आश्चर्यजनक रूप से मुझे बहुत ज्यादा दिखी पूरे महाराष्ट्र में, और पब्लिक का जो उनसे कनेक्ट है। क्योंकि सर कुल मिला के योगी जी हैं तो उत्तर प्रदेश के नेता ना। जी हाँ। तो योगी जी की का इस हद तक पॉपुलर होना, मैं अभी कल योगी जी का एक वीडियो देख रहा था सर, उसमें जब योगी जी वो खड़गे साहब की क्लास ले रहे थे, यार भैया मेरे पे क्यों नाराज होते हो, वो रजाकारों की बात करो, निजाम की बात करो, निजाम निजाम पर की बात नाराज। करो। तो सर उस वक्त आप पब्लिक का कनेक्ट देखिए एक नेता के साथ क्या होता है। बिल्कुल। तो सर वो जो कनेक्ट है ना, और बटोगे तो कटोगे वाला नारा सर हिंदू जनमानस में बहुत ज्यादा काम कर रहा है। इसको नोट करके रखिए कि योगी कुड बी अ टर्निंग पॉइंट इन द महाराष्ट्र इलेक्शन। और इस नारे को लेके जो इतने उद्वेलित हैं इंडिया अलायंस के सभी लोग, और जो इतनी तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं चारों तरफ से, इसका मतलब ये नारा जमीन पर काम कर रहा है, इसलिए इतना संज्ञान लिया जा रहा है। अच्छा, उस नारे को जिस तरीके से मोदी जी ने, है ना, अपने तरीके से एंडोर्स किया और उसको बल्कि और रिफाइन कर दिया। सर योगी ने जो नारा दिया था वो तो था, मोदी ने उसको थोड़ी धार दे दी। मोदी जी ने जो ये शब्द जोड़ दिया ना, नेक रहो, तो सेफ है। सेफ,
तो वो जो सेफ वर्ड है ना, उसने इस नारे को धार दी। तो सर ये तो है मेरा मोटे तौर पे ऑब्जर्वेशन महाराष्ट्र के चुनाव का। जी। अब मैं आपको एक ऑडियो सुनवाता हूं नोमानी की, और ये क्या कह रहे हैं, फिर इसके बाद हम चर्चा शुरू करते हैं। तो मैं ये बात जानता हूँ कि महाराष्ट्र में अगर वो जीत गए तो वो दस्तूर नहीं बदल पाए, लेकिन मैं इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के इलेक्शन ने ऐसी अहमियत हासिल कर ली है कि अगर यहाँ वो जीत गया हरियाणा की जीत के बाद, तो उसके बाद उनके हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे और फिर दिल्ली सरकार वो नए हौसलों के साथ दस्तूर की तब्दीली जैसे अपने नापाक इरादों की तकमील की तरफ आगे बढ़ेगी। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। हमारा निशाना केवल महाराष्ट्र नहीं, मरकजी हुकूमत है, यानी देश की सरकार है, यानी नरेंद्र मोदी हैं। ये नोमानी पूरी तरीके से वोट जिहाद पर उतर आए हैं, और मुझे लगता है कि इस बात का खतरा था, इस बात का एहसास था। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने उद्बोधनों में इन दोनों चीजों को शामिल किया कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये अगर ध्रुवीकरण वहां होता है मतदान के दिन 20 नवंबर को, तो इसके लिए तो ये नौमानी और इनके इनके इन इनके 3 नाम इन्होंने लिए इस भाषण में। मैं वो डिटेल सुनवाना नहीं चाहता था। 3 नाम लिए हैं। शरद पवार का इन्होंने नाम लिया है, इन्होंने उद्धव ठाकरे का नाम लिया है, इन्होंने नाना पटोले का नाम लिया है कि साहब ये 3 जो हैं हमारे लीडर हैं, इनकी क़यादत में हमें आगे बढ़ना है। तो ध्रुवीकरण का तो बीज इन्होंने ही बो दिया है, यानी एमबीए ने और एमबीए की कठपुतली नौमानी ने। सर बिल्कुल। और जिस तरीके से मुस्लिम लोकल लीडरशिप और ओवैसी को वहां के मुस्लिम समुदाय ने अबैंडन किया है और उनको वोट देकर अपना वोट बर्बाद नहीं करना है, इसका पूरा का पूरा प्रचार चल रहा था महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में जैसे आपको मैं याद दिलाऊं कि मालेगांव सेंट्रल सीट पे पिछली बार वो जीत गए थे, एमआईएम का प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा के मालेगांव सेंट्रल जीत गया था। तो इस बार मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है इस बार किसको जिता रहे हैं, तो वहां तो भाजपा ने तो अपना कैंडिडेट ही नहीं दिया है मालेगांव सेंट्रल में। तो मैंने वहां से लोगों से पूछा तो उन्होंने सबने जो है वहां पे एक कोई निर्दलीय थे उनका नाम लिया। और कहने का मतलब ये है सर कि या तो कांग्रेस या वो उस सीट पे एक निर्दल, एमएम पे अपना वोट मुसलमान खराब नहीं कर रहा है। उसी तरह समाजवादी पार्टी के भी एक आध सीट अगर निकाल ले अबू आदमी वाली, अन्यथा मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देकर भी अपना वोट खराब नहीं करेगा। तो वोट का ध्रुवीकरण तो, मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण तो महाराष्ट्र में है इसमें। और सर मुझे जो सबसे आश्चर्यजनक बात पूरे महाराष्ट्र में दिखी, मुसलमानों ने अपना नेता शरद पवार या नाना पटोले को नहीं, अपना नेता उद्धव भाऊ ठाकरे को डिक्लेयर किया है।
हिंदू जी। हृदय सम्राट के बेटे उद्धव भाऊ ठाकरे आजकल लख्त जिगर हुए हैं मोमिनों के महाराष्ट्र में। ये बड़ी ये आश्चर्य की हुआ बात है। ये हुआ कैसे? मतलब जो हिंदू द्रोही है या जो हिंदुत्व से बगावत करके या हिंदुत्व का रास्ता छोड़ करके मौमीन बनने को तैयार है, वो उनका हीरो है। सर ये है तो बड़ा आश्चर्यजनक। मैंने एक बकायदा एक व्यक्ति से पूछ लिया एक इंटरव्यू में, मैंने उसको उस पर वीडियो भी बनाई है। मैंने कहा यार ये वही है ना उद्धव ठाकरे जिसके पिता बाला साहब ठाकरे ने तुम्हारी बाबरी मस्जिद को गिराया था? तो बोला नहीं वो झूठ है। मुसलमान पता है क्या मुझसे बोला कि नहीं नहीं वो झूठी बात है, ऐसा कुछ नहीं है, बाला साहब तो बहुत सेकुलर आदमी थे। मैंने कहा यार फिर हम उनको झूठे ही जो है हिंदू हृदय सम्राट बनाए सिर पे उठाए घूमते हैं। बिल्कुल। खैर साहब, तो सर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण पक्का हो रहा है, पर मैं एक बात बताऊं सर, जो स्ट्रेटजी है वो ये कहती है कि मुसलमानों को या नोमानी साहब को, या अभी कुछ दिन पहले एक पर्चा आया था जिसमें जो उलेमा काउंसिल ने 17 डिमांड्स रखी थी यस यस। कि हमको हमारा वोट अगर चाहिए तो ये 17 डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, और उन 17 डिमांड्स को अक्षरशः इन तीनों नेताओं ने मान लिया था। शरद पवार ने भी, नाना पटोले ने भी, और उद्धव ठाकरे ने। और उसमें बड़ी अजीबोगरीब, आरएसएस को बैन करो और ब्लास्फेमी का कानून बनाओ, और कोई क्या नाम आपकी वक्फ बोर्ड को छुएगा भी नहीं, उस अमेंडमेंट को नहीं पास होने दिया जाएगा। ये तमाम ऐसी 17 मांगे थी। सभी मौलानाओं को और मौलवियों को 15,000 रुपए सैलरी, इस टाइप की मांगे थी। इसके अलावा दंगों में जो बंद है उनको रिहा करो। 1,000 हाँ करोड़ रुपया 1,000 हाँ, करोड़ वक्फ रुपया बोर्ड को दो। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के विकास को दो। वो तो सीधे सीधे ब्लैकमेलिंग है, एक तरीके से ब्राइब मांगी जा रही है, रिश्वत मांगी जा रही है। पर सर ये मुझे ऐसा लगता है कि एमबीए के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है इस प्रकार की बयानबाजी, क्योंकि देखिए मुसलमान तो पहले से ही पोलराइज था। ऐसा अगर बिखराव होता और उनको पोलराइज करने के लिए अगर आप इतना प्रयास कर रहे हैं तो बात समझ में आती है। मुसलमान पहले से ही पोलराइज था, पर इनकी इन हरकतों से सर हिंदू का पोलराइजेशन अगर महायुति के पक्ष में हो गया। सर हरियाणा में अंतिम 2 दिनों में क्या खेल हुआ था? बिल्कुल सही कह रहे हैं। 35 जातियां हुड्डा के वोट बैंक के खिलाफ पोलराइज हो गई। लोकसभा में ये पोलराइजेशन नहीं था तो 5 सीटें हार गए थे, वो पोलराइजेशन विधानसभा में हो गया। तो सर ये नोमानी जैसे नेताओं के बयानबाजी और ये मौलानाओं के इस प्रकार की पोस्टरबाजी कहीं हिंदू पोलराइजेशन न कर दे काउंटर प्रोडक्टिव। वोट जिहाद की प्रतिक्रिया में अगर हिंदू एकत्रित हो गया तो ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है, मैं इसको गलती मानता हूं। ये इन मौलानाओं दबे छिपे तरीके से जैसे ये पहले करते थे वैसे ही करते और बार बार यस कैमरों पर आकर के बयानबाजी ना करते, बकवासबाजी ना करते, तो शायद इनको हिंदू वोट भी मिल जाते और मुसलमान तो कंसोलिडेट हो ही रहे थे पर्दे के पीछे से, तब शायद एमबीए को ज्यादा फायदा होता। अब तो ये नुकसान पहुंचा देंगे। यस, ये एकदम मेरा यही पॉइंट था। और दूसरी एक चीज सर, बाला साहब ठाकरे का जो कट्टर समर्थक हिंदू वोटर था वो उद्धव सेना को छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ माइग्रेट कर चुका है, और बाला साहब ठाकरे की सेना के पास, यूबीटी के पास बमुश्किल 20 या 30% हिंदू वोट बचा है। और दूसरी बात, उनको जितना भी मुस्लिम वोट मिल रहा है वो असल में कांग्रेस का वोट है। तो सच्चाई यह है कि आज की तारीख में उद्धव भाऊ ठाकरे एमवीए के लिए एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बन चुके हैं, जिसके बाद अपनी कोई पूंजी नहीं है। मतलब आप सोच के देखिए कि एक अपने एक उपक्रम में आपने एक ऐसे व्यक्ति को पार्टनर बना लिया है जिसके पास
ना तो वो वर्किंग पार्टनर है ना कैपिटल पार्टनर है, अपनी कोई पूंजी है ही नहीं, और बनना है उनको मुख्यमंत्री। सर उसी तरह आप देखेंगे तो अजीत पवार भी एक लायबिलिटी बन चुके हैं महायुति के लिए। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये दोनों लायबिलिटीज हैं, और ये दोनों आप देखिएगा अपने अपने गठबंधन में तीसरे स्थान पर रहेंगे। उद्धव ठाकरे भी सबसे बड़ी पार्टी, मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी कि कांग्रेस में और शरद पवार में अच्छा कंपटीशन होगा। अच्छा, एक चीज और सर समझ में आई है कि ये जी। दोनों एक दूसरे को काटने का प्रयास भी करेंगे कि वह हमसे बड़ा ना बन जाए, उसकी सीटें हमसे ज्यादा ना आ जाए, ये खींचतान भी चल रही थी। अच्छा, ये जब शिवसेना पुरानी वाली थी, उसके साथ जब भाजपा का गठबंधन होता था तो शिवसेना हमेशा सैबोटेज करने की कोशिश करती थी बीजेपी को, कि वो नहीं चाहती थी कभी भी कि बीजेपी बहुत ज्यादा सीटें लेके आ जाए और बड़ा भाई बन जाए। इस बार सर ये खींचतान महायुति में नहीं दिखी मुझे। थोड़ी बहुत अजीत पवार वाली सीटों पे हो सकती है, पर ज्यादा नहीं है। जैसे एकनाथ भाऊ शिंदे और भाजपा की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, उनका वोट एक दूसरे को 100% ट्रांसफर हो रहा है, परंतु एमवीए में यह स्थिति नहीं। वहां तीनों लोग एक दूसरे का भितरघात कर रहे हैं। आप जिस दिन रिजल्ट आएगा 23 नवंबर को, मेरी इस बात को याद रखिएगा, आपको उस दिन रिजल्ट पे यह परिलक्षित होगा कि शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस और उद्धव भाऊ ने एक दूसरे के को अंदर अंदर सैबोटेज किया है। ये लगभग वैसा ही है जैसे हरियाणा में हुआ है। हाँ, भूपेंद्र बिल्कुल। सिंह हुड्डा के खेमे ने ये सुनिश्चित किया कि शैलजा के जितने भी टिकट मिले हैं उनमें से भी आधे जीतने ना पाए। इसी तरीके से जो भीतरघात की वहां रिपोर्ट अभी कांग्रेस नेतृत्व को मिली है, उसमें तो कहा गया है कि सब एक दूसरे को हराने में लगे हुए थे। बिल्कुल। तो सर ये महाराष्ट्र में होगा, महाविकास आघाड़ी में, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, अब अगले पॉइंट पर आते हैं साहब। रिजल्ट अगर वैसे ही रहते हैं जैसे हरियाणा में रहे हैं या जैसे झारखंड में बिल्कुल सुनिश्चित दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद इनकी राजनीति का क्या होगा, उद्धव ठाकरे की राजनीति का क्या होगा? देखो, कांग्रेस की तो सेहत पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो तो कितनी बार हार जाए, वहां तो कुछ नहीं होता। शुरू के 3-4 दिन तक कुछ छाती वाती पीटने का क्रम चलता है, उसके बाद सब चुप होकर के बैठ जाते हैं। ना ऊपर कोई जवाबदेही और जिम्मेदारी किसी की तय की जाती, ना नीचे की जाती। हरियाणा में देख लो आप, किसको हटाया गया है, किसकी जिम्मेदारी तय की गई है? किसी की नहीं। तो कांग्रेस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स का क्या होगा? सर एक बात बताऊं आपको, महाराष्ट्र की राजनीति, सच ये है कि आप महाराष्ट्र से बाहर बैठ के समझ ही नहीं सकते। उसके लिए आपको महाराष्ट्र में घुस के, और सर महाराष्ट्र की राजनीति है मराठा वोट बैंक की राजनीति, सिंपल सी बात है। और मराठाओं को हमेशा ये ग्रीवेंस रहा है, आज से नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम से मराठाओं में यह असंतोष रहा कि छत्रपति शिवाजी ने ब्राह्मणों को हमारे सिर पर बैठा दिया। वो ग्रीवेंस आज तक चला रहा है, आज भी आज। और मेरे एक परिचित दोस्त हैं, वो महाराष्ट्र में हमारे साथ बैठे थे और उनकी पत्नी मुझसे बात करते करते रोने लगी। वो बोली, आप सोच भी नहीं सकते कि हमें वो ब्राह्मण फैमिली थी। जी जी वो कहते जी। कि आप सोच भी नहीं सकते कि हमें किस कदर प्रताड़ित किया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। तो मैंने जानने की वहां कोशिश की कि आखिर ब्राह्मणों के प्रति ये इतना ज्यादा
मराठा राजनीति में इतना ज्यादा ये खिंचाव क्यों है? तो पता लगा था कि वो शिवाजी ने जब पेशवा नियुक्त किए थे तो वो ब्राह्मण थे, और धीरे धीरे पेशवा के परिवार ने पूरे महाराष्ट्र की जो राजनीति थी उस जमाने की, कूटनीति और राष्ट्रनीति और सारी सेना और सारा संचालन और सारा प्रशासन धीरे धीरे अपने हाथ में ले लिया था। और जो रॉयल फैमिली थी, जो मराठा थे, वो तो सिर्फ एक रबर स्टैंप बन के रह गए थे उसी जमाने में। शिवाजी के कार्यकाल के करीब 50, 60, 70 साल में, 100 सालों में ये स्थिति आ चुकी थी। सर वो खींचतान आज तक चली आ रही है, और इनको ये लगता है कि अच्छा, बीजेपी पर ब्राह्मणवादी पार्टी, ब्राह्मणों की पार्टी होने का एक ठप्पा लगा रखा है मराठाओं ने। तो मराठाओं की इधर पूरी राजनीति करते हैं शरद पवार। सर बीजेपी ने एक बहुत स्मार्ट मूव किया है। जब शिवसेना का विभाजन किया तो सर ये जो शिंदे है ना, ही इज अनदर मराठा। यस यस। तो ज्यादा सीटें होने के बावजूद, बड़ा भाई होने के बावजूद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर यह जो आरोप लगता था ना कि ब्राह्मण हमारे सिर पे बैठा दिया बीजेपी ने। सर एक मराठा मुख्यमंत्री है तो उनकी ईगो मसाज होती रहती है थोड़ी थोड़ी सी। बिल्कुल। और बिल्कुल। इस चुनाव में भी एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री चेहरा बना के प्रस्तुत किया गया है। अब सर भाजपा समर्थक जो महाराष्ट्र से बाहर बैठा, उसको समझ में नहीं आएगा कि यार सीटें तुम्हारी ज्यादा है, तुम 110 120 सीट ले रहे हो, जो आदमी 40 50 60 सीट लेके आ रहा है उसको तुम मुख्यमंत्री बना रहे हो, तुम बड़े भाई होने के बावजूद छोटे भाई की भूमिका में क्यों हो? सर ये बड़ी लंबी पॉलिटिक्स है बीजेपी की, ये अभी नहीं समझ में आएगी, आज से 10 साल बाद में। क्यों? क्योंकि सर देखिए, जैसे हरियाणा में, हरियाणा की पूरी पॉलिटिक्स जाट पॉलिटिक्स है ना, जाटलैंड कहा जाता है ना, और पूरी की पूरी राजनीति घूमती जाटों के इर्द गिर्द ही है। उसी तरह सर महाराष्ट्र की पूरी राजनीति घूमती मराठाओं के इर्द गिर्द ही है। तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके उनको बनाकर आज की तारीख में शिवसेना और ये आने वाली सरकार भी मराठाओं की सरकार बन जाएगी। अब यहाँ दो पॉइंट हैं साहब। एक तो ये है कि बीजेपी का जो ये दांव था मराठा को ही चीफ मिनिस्टर बनाने का, एक तो उस आरोप और दाग से वो बरी हो गई कि साहब ये सत्ता पाना चाहते हैं और अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हाँ। नंबर 2, मराठा राजनीति का दांव उन्होंने खेल दिया है, और इसका फायदा हमें लोकसभा चुनाव में देखने को भी मिला है। जो मराठा वोट हैं वो उद्धव ठाकरे के मुकाबले एकनाथ शिंदे की पार्टी को 2 गुना मिले हैं। यानी अगर 1/4 वोट उद्धव ठाकरे को गए हैं तो 3/4 वोट मराठाओं के एकनाथ शिंदे की पार्टी को मिले हैं। तो ये इसका तो असर हमें दिखाई दे रहा है। तो सर कहने का ये मतलब है कि ये बड़ी महीन पॉलिटिक्स है सर बीजेपी की, और अगर ये मराठा वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हो जाते हैं इस विधानसभा चुनाव में, तो सर महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा के लिए पलट जाएगी। अच्छा, ये एक चीज और तय है कि ये शरद पवार साहब का आखिरी चुनाव है, इसके बाद पार्टी की कमान मिलनी है सुप्रिया सुले जी को। अब सुप्रिया सुले पार्टी को कितना संभाल पाएंगी, और मराठा लीडरशिप, मराठा वोट बैंक सुप्रिया सुले को एज अ लीडर वही सम्मान, वही कद, वही सब कुछ दे पाएगा? और एकनाथ शिंदे जी, अच्छा सर एकनाथ शिंदे की साथ एक और बड़ा प्रखर, बड़ा जुझारू, बड़ा पराक्रमी नेता है, जमीन से जुड़ा हुआ है सर। उसके ऊपर वो सिल्वर स्पून या ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स या एसी रूम में बैठ के पॉलिटिक्स करने के आरोप नहीं लगते। सही है। तो सर ये
मराठा वोट बैंक में बहुत अच्छी से, एक तो 70% तो शिवसेना का वोट ले आया एकनाथ शिंदे, और सर अगर 10 से 20% भी मराठा वोट तोड़ लिया ना, तो ये एक ऐसा कॉकटेल, ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा जो बीजेपी को आगे अभी इस चुनाव में तो जो फायदा होना है होगा होगा, सर आगे चल के एक बहुत बड़ी एक ये सोशल इंजीनियरिंग होने जा रही है इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में। ये उस परिप्रेक्ष्य में भी इस चुनाव को देखने की जरूरत है। आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे की और उनके इर्द गिर्द के लोगों की सारी बदमाशी खत्म करने पर ही तुल गई है? क्योंकि जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 एमएलए ने बगावत की थी और 13 एमपी भी आए थे, तो बार बार वो सलाह दे रहे थे उद्धव ठाकरे कि ये एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी में शामिल क्यों नहीं हो जाते। लेकिन उस समय जो भी सलाहकार थे एकनाथ शिंदे के, और मैं नाम भी खोल देता हूं, हरीश साल्वे और अमित शाह, उन दोनों ने कहा कि नहीं, शिवसेना में ही बने रहो और शिवसेना हमारी पार्टी है, हम ही इसके असली मालिक हैं, इस पर अड़े रहो। और चुनाव आयोग ने भी मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया। तो ये एक बहुत बड़ा दांव है, बहुत बड़ी रणनीति है बीजेपी की कि उद्धव ठाकरे की राजनीति ही खत्म कर दो। सर देखिए एक बात बताऊं, जिस पार्टी का कोर वोट ही हिल गया, जिस बिल्डिंग की, जिस इमारत की नींव ही नहीं बची, वो ऊपरी टीम टाम से और टॉप अप से कितने दिन सरवाइव करेगी? तो सर जब कोर हिंदुत्व जो है, कोर हिंदुत्ववादी वोटर तो चला गया एकनाथ शिंदे के साथ, तो मुस्लिम वोट के बल पे आप उद्धव, आपने सवाल किया था कि आप उद्धव ठाकरे का क्या होगा, सर मुसलमान वोट तो क्या है, वो तो उनका तो बस 3 बार खाली मुंह से बोल देना है और फिर चलो खुला, उनके यहां तो खुला सिस्टम है, वो तो खुला कर लेंगे। इस चुनाव में वोट दिया, अगले चुनाव में कोई नया देखो भाई। और वो तो ये पूछेंगे ना कि आपके अपने पल्ले में क्या है, तब हम आपके पास आएंगे। हाँ बिल्कुल। तो सर उद्धव ठाकरे ने चंद मुस्लिम वोटों के लिए अपना कोर वोट लूज कर दिया, इसलिए मुझे लगता है कि ये उद्धव ठाकरे का एज ए पॉलिटिशियन आखिरी चुनाव होना चाहिए, उसके बाद तो फिर वो बस पुराने जमाने की जनता पार्टी बन के रह जाएंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। एकनाथ शिंदे अगर उस समय भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते, उनके एमएलए भी ज्वाइन कर लेते, तो जो बाला साहब ठाकरे का हार्ड कोर वोटर था, सहयोगी था, समर्थक था, वो तो फिर उद्धव ठाकरे की तरफ ही चला जाता। बिल्कुल बिल्कुल। अब चूंकि इन्होंने बिल्कुल जीवित रखी है अपनी पार्टी को और ये उसके हेड हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, तो इसलिए अब उद्धव ठाकरे जो चाह रहे थे कि ये बीजेपी में चले जाएं, वो तो उनकी रणनीति पूरी तरीके से विफल हो गई। और आप जो कह रहे हैं कि ये इनका आखिरी चुनाव साबित हो सकता है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। तो उस लिहाज से तो शरद पवार का भी आखिरी चुनाव, उद्धव ठाकरे का भी एक तरीके से आखिरी चुनाव हो जाएगा। और कांग्रेस तो वहां चौथे नंबर की पार्टी रही है, 2019 में भी 44 सीटें थी उसकी। इस बार थोड़ा सा बल मिलेगा, ये जितने, क्योंकि दोनों टूटी हुई पार्टियां हैं, एनसीपी भी टूटी हुई है और उद्धव ठाकरे की भी टूटी हुई है, इसलिए अंधों में काणा सरदार वाली स्थिति कांग्रेस की बन गई है। नहीं नहीं सर, कांग्रेस इस बार भी चौथे नंबर की ही पार्टी बनेगी। एनसीपी शरद पवार की ज्यादा सीटें आ रही हैं कांग्रेस से। ओके, एमपीए में एनसीपी सबसे बड़ा दल बन के आएगी जी। तो इसका मतलब उद्धव ठाकरे की पार्टी क्या सेकंड रहेगी एमवीए में या थर्ड नहीं, रहेगी? थर्ड उद्धव पार्टी की। सर पूरे गठबंधन में फर्स्ट बीजेपी, सेकंड थर्ड में लड़ाई रहेगी एकनाथ शिंदे और एनसीपी शरद पवार के बीच में। तो इन दोनों में सेकंड थर्ड होगा कोई,
फोर्थ कांग्रेस, पांचवें छठे के लिए फिर अजीत पवार और उद्धव भाऊ ठाकरे की लड़ाई रहेगी, बिल्कुल जिसमें सही उद्धव है, ऊपर रहेंगे, अजीत पवार सबसे लास्ट आने की संभावना है। सही है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदास जी जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए। मतदान से पहले फिर आपसे जुड़ेंगे और जिस दिन मतगणना होगी उस दिन भी जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।